हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं जीएस की क्लासेस शुरू कर रहा हूँ। और जैसा कि मैंने स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में मेंशन किया था कि मैं आपको जीएस अलग तरीके से पढ़ाऊँगा। मैं आपको एमसीक्यूज़ लाऊँगा, उसके बाद मैं उनको सॉल्व करवाऊँगा, प्लस मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दूँगा और साथ में उस एक्सप्लेनेशन के साथ मैं भी कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। तो इससे क्या होगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी आप फैक्ट सुनेंगे वो सही जगह पर बैठ जाएंगे। तो डेटा चाहे कितना भी इकट्ठा हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि हम लोग के पास टाइम इतना नहीं है कि हम हिस्ट्री को पूरा डिटेल में पढ़ना शुरू करें, शुरू से लेकर आखिर तक। सेम चीज़ हम जियोग्राफी के लिए फिर करें, फिर पॉलिटी के लिए करें और इकोलॉजी के लिए करें। तो ये एक बेस्ट स्ट्रेटजी है, आप इसको करके देखिए। आपको फ़र्क पहले दिन से ही समझ में आने लगेगा। जब आप एक क्लास कर लेंगे आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या करने वाला हूँ। ऑल्दो मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था कि मैं कैसे पढ़ाने वाला हूँ, जो हमारी स्ट्रेटजी वाली वीडियो था। अगर आपको कोई इशू है कि कैसे क्या होगा, तो आप प्लीज़ एक बार उस वीडियो को देखिए। मैंने उसमें आपको प्लासी के युद्ध के बारे में बताया था, और जिसने भी उसको देखा होगा उसके दिमाग में अभी भी बैठ गया होगा कि प्लासी का युद्ध क्या हुआ था, उसके बाद क्या क्या कंडीशन बनी थी, फिर अंग्रेज़ों ने कैसे सत्ता पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज व्यवस्था। मतलब पॉलिटी के अंदर ही एक टॉपिक होता है राज व्यवस्था। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, राज व्यवस्था समाज में शासन प्रणाली को राज व्यवस्था समाज शासन प्रणाली को संदर्भित करती है। मतलब कोई भी किसी भी देश में शासन जिस तरीके से होता है उसी को राज व्यवस्था कहते हैं, राइट। उसमें संस्थानों, प्रक्रियाओं और प्रथाओं को शामिल किया जाता है। मतलब कौन कौन सी संस्थानें आती हैं, मेन जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं गवर्नमेंट के, उनके बारे में क्या एक प्रोसेस होता है गवर्नमेंट को चलाने का, क्या प्रथाएं होती हैं, लेगेसी जिसको हम लोग बोलते हैं। राज्य को संगठित और शासन करने के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, शक्तियों का वितरण कैसे किया जाता है अलग अलग इंस्टीट्यूशन में, और फिर उनका प्रयोग का आकार क्या होता है, उन चीज़ों को हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो ये एक राज्य व्यवस्था टॉपिक है जिनके अंदर ये चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। ये इंट्रोडक्शन एक तरीके से होता है पॉलिटी का। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग आगे पढ़ते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने यहाँ पर इंग्लिश वर्जन भी दे रखा है, क्योंकि हिंदी बेल्ट के स्टूडेंट मेजॉरिटी में होंगे, इसलिए मैं हिंदी में पढ़ाऊँगा। और हिंदी आई थिंक सबको आती है, तो उससे आपका बेनिफिट ये होगा। तो इंग्लिश मीडियम वालों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं इंग्लिश में पढ़ाना शुरू करूँगा तो फिर हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है पॉलिटी का, संसदीय लोकतंत्र क्या होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे दो चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, एक संसदीय लोकतंत्र और एक लोकतंत्र, ठीक है। तो पहले हम लोकतंत्र की बात कर लेते हैं। तो लोकतंत्र दो तरीके का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में अंतर क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम भारत के ही संदर्भ में दोनों बातें कर लेते हैं। जैसे अगर हम अप्रत्यक्ष की बात करें तो अप्रत्यक्ष में क्या होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रतिनिधियों को चुनते हैं, उसके बाद वो प्रतिनिधि संसद में जाकर कानून बनाते हैं, हमारे बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं और हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर भारत में प्रत्यक्ष शासन होता तो उस कंडीशन में हम प्रतिनिधि चुनते ना चुनते वो एक दूसरी चीज़ है, ठीक है। पार्लियामेंट में कोई तो बैठते ही, लेकिन नियम कानून कैसे बनते। अगर मान लेते हैं पार्लियामेंट में कोई कानून लाया गया तो उसका डिसीज़न हमारे बिहाफ पे कुछ लोग नहीं लेंगे, हम लोगों से डायरेक्ट वोट मांगा जाएगा। फिर हम वोट करेंगे कि उस पर कानून बनना चाहिए या नहीं, और अगर मेजॉरिटी जिस चीज़ पे वोट करती है फिर उसी को माना जाएगा, ठीक है। ये होता है प्रत्यक्ष, मतलब हमारा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किसी भी काम को करने से जो एक कंट्री के लिए ज़रूरी है, ठीक है, वो होता है आपका प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में क्या होता है, हमने प्रतिनिधि चुन लिए, अब प्रतिनिधि को जो करना है वो कर सकते हैं हमारे बिहाफ पर। ऑल्दो अगर हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो हमें प्रोटेस्ट का राइट दिया गया है, ठीक है। ये आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो अभी के लिए आपको समझ में आ गया कि लोकतंत्र क्या होता है। अब संसदीय लोकतंत्र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दो तरीके का, और एक और इनके टाइप्स होते हैं, वो ये होते हैं कि एक होता है संसदीय लोकतंत्र, ठीक है, इसको हम लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं, ये लिखा हुआ है। एक होता है आपका अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, ठीक है, इसको हम लोग प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी कहते हैं।
प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। क्लियर? नाउ द क्वेश्चन इज कि संसदीय लोकतंत्र क्या होता है और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र क्या होता है। तो इसको मैं बाद में मतलब फुल एक्सप्लेनेशन करूँगा, डिटेल में आपको समझाऊंगा। पर अभी के लिए आप सिर्फ इतना जान लो कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम चल रहा है वो है यूएसए में। तो आपको अगर यूएसए के बारे में थोड़ा बहुत भी पता है कि वहाँ का जो गवर्नेंस है वो कैसे काम करती है। और संसदीय लोकतंत्र की अगर हम लोग बात करें तो ये आप ब्रिटेन में भी देख सकते हैं प्लस इंडिया में भी देख सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो अगर आप इंडिया में बात करेंगे गवर्नेंस सिस्टम क्या है, तो हमारा वैसे तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है बट या पार्लियामेंट्री सिस्टम है, बट वो प्योर पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है। जब हम पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम पढ़ते हैं तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के लिए हम गवर्नेंस ऑफ यूएसए को समझते हैं, और जब पार्लियामेंट्री सिस्टम को समझते हैं तो हम ब्रिटेन के गवर्नेंस को समझते हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग द इंडियन गवर्नेंस सिस्टम। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि इंडिया का जो गवर्नेंस सिस्टम है आप उसको पार्लियामेंट्री सिस्टम की तरह देख सकते हैं, और यूएसए का जो गवर्नेंस सिस्टम है उसको आप प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। अभी मैंने क्या क्लियर कर दिया कि लोकतंत्र क्या है प्लस संसदीय लोकतंत्र क्या है और अध्यक्षात्मक या प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी क्या है। अब हम लोग वापस क्वेश्चन पर आ जाते हैं और समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है संसदीय लोकतंत्र क्या है, व्हाट इज़ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो इसमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हम लोग चेक करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। पहला स्टेटमेंट है जन भागीदारी और समग्र वर्ग के शासन के बीच में संतुलन। समग्र वर्ग से यहाँ पे मतलब है गवर्नेंस से, ठीक है। तो जनता प्लस जिनको हमने चुना या जो हमारी गवर्नमेंट है उनके बीच में बैलेंस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब तक हम उनको चुनेंगे नहीं तब तक वो गवर्नेंस नहीं करेंगे। तो दोनों की यहाँ पर भागीदारी है। इतना क्लियर हो गया। पहला ऑप्शन या पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। सेकंड स्टेटमेंट है सरकार जनता के प्रति नहीं बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होती है। किसमें? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से मतलब है कि हमने जिनको प्रतिनिधियों को चुना है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए जैसे संसद में जो एमएलएज हैं, ठीक है, उनको हमने ये जनता ने वोट करके वहाँ पर पहुँचाया, ठीक है। अब उन एमएलएज में से संसद के कुछ सदस्य होंगे जो सरकार का गठन करते हैं, ठीक है, वो सरकार चलाते हैं। अब ये जो लोग संसद में मान लेते हैं जैसे 500 लोग हैं, 100 लोगों ने सरकार का गठन किया समझने के लिए, ठीक है। अब ये 100 लोग हम जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है अपने कार्यों के लिए, इन प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी हैं। क्यों? क्योंकि इन प्रतिनिधियों को किसने चुनकर भेजा है? जनता ने। इसीलिए हम लोग का क्या कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। आपको और चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो जो भी गवर्नमेंट होती है वो जनता के प्रति डायरेक्ट उत्तरदायी नहीं होती है, बल्कि जनता ने जिन प्रतिनिधियों को चुनकर भेजा है उनके प्रति उत्तरदायी होती है, राइट। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। आपको अगर अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा हो तो आप बस उतना समझने की कोशिश करिए जो मैं समझा रहा हूँ। ये अभी मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ पॉलिटी का एक तरीके से। ये चीज़ें डिटेल में आएंगी जब हम चैप्टर वाइज आगे बढ़ेंगे, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। अगला स्टेटमेंट है संसद के सदस्यों को अपने निर्वाचकों की ओर से विचार और कार्य करने का उत्तरदायित्व प्रत्यायोजित किया जाता है। प्रत्यायोजित का मतलब है उनको ट्रांसफ़र किया जाता है, पावर ट्रांसफ़र कर जाती है। तो इसमें क्या होता है कि इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जैसे जनता यहाँ पे क्या है, जनता यहाँ पे निर्वाचक है, हम लोग क्या करते हैं? वोट देते हैं, है ना। और वोट देकर हम लोग उन सदस्यों को चुनते हैं जो संसद में बैठते हैं, राइट। फिर वो संसद में बैठे सदस्य जिनको जनता ने चुना है, दैट मीन्स वो जनता के प्रतिनिधि हैं, वो जनता की ओर से जनता के बिहाफ पर विचार करते हैं और कार्य को संपादित करते हैं, जो भी कानून बनाते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं जनता की तरफ से। और ये राइट कौन देता है? जनता उनको प्रत्यायोजित करती है, जनता उनको ये पावर ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। आई थिंक ये भी क्लियर है। मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट आर एक्सपेक्टेड टू कंसीडर एंड एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट के मतलब जहाँ से वो प्रतिनिधि के रूप में आए हैं। तो तीनों ही आपको चीज़ें समझ में आ गई।
तो इसका मतलब है कि तीनों स्टेटमेंट आपके एब्सोल्युटली करेक्ट हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विच इज़ 1, 2 एंड 3। इज दैट फाइन? इसके बाद हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी है। एक्सप्लेनेशन में हम लोग जो आपका पहला स्टेटमेंट था उसका एक्सप्लेनेशन है, यह संतुलन सुनिश्चित करता है कि सभी वर्गों की आवाज़ सुनी जाए। ठीक है, और सरकार का निर्णय प्रक्रिया में सभी की भागीदारी हो। इसको मैं अगर फर्दर एक्सप्लेन करूँ तो इसका मतलब ये है कि जब जनता किसी प्रतिनिधि को चुनती है तो सबके पास वोटिंग का राइट होता है प्रतिनिधि को चुनने में। तो जिस भी व्यक्ति को, इंडिविजुअल को, जिसको भी लगता है कि ये प्रतिनिधि उनके जो उनके अधिकार हैं उनको, उनकी बात करेगा या उनके विकास के लिए कार्य कर सकता है, वो उसके हिसाब से अपना वोट का इस्तेमाल करके उन प्रतिनिधियों को चुनने में अपनी भागीदारी कर सकते हैं। फिर वो भागीदारी करने के बाद जो प्रतिनिधि चुना जाएगा वो सरकार के निर्णय लेगा या सरकार के उनके बिहाफ पर हम कह सकते हैं विचार करेगा और फिर कानून बनाएगा और उन कानूनों को इम्प्लीमेंट करेगा। तो इज दैट क्लियर? अगला स्टेटमेंट है जो वो है, इसका मतलब यह है कि सरकार अपने कार्यों के लिए उन प्रतिनिधियों को उत्तरदायी ठहराती है जिन्हें जनता ने चुना, जैसा कि मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन किया था, जिससे उनके हितों की रक्षा होती है। ठीक है, तो जनता प्रतिनिधियों को चुनती है और फिर वो प्रतिनिधि जनता की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जनता की भलाई के लिए, जनता के विकास के लिए, उनके जीवन के स्तर को बेहतर बनाने के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, तो यही काम तो प्रतिनिधि का होता है। ठीक है, एटलीस्ट जो एक आइडियल सिचुएशन होती है वो ये होती है। ठीक है, फिर तीसरा स्टेटमेंट है, संसद के सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के विचारों, आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेते हैं और जिससे वे जनता के प्रति जिम्मेदार रहते हैं। दैट मीन्स अब यहाँ पर देखिए जनता की पावर क्या हो जाती है कि जनता ने किसी प्रतिनिधि को चुना और प्रतिनिधि एक लिमिटेड टाइम के लिए चुना जाता है। ठीक है, उस प्रतिनिधि का जो जिम्मेदारी होती है वो जनता के प्रति होती है कि जनता ने उसको चुना है और वो जनता की भलाई, जनता के विकास के लिए कार्य करे और उनके बिहाफ पे निर्णय ले। और मान लेते हैं कि कोई प्रतिनिधि अगर ऐसा नहीं करता है तो जनता के पास फिर से ये ऑप्शन होता है कि वो अपना जो नेक्स्ट टाइम वोटिंग होगी उसमें अब वो अपने प्रतिनिधि को बदल दें और उस प्रतिनिधि को चुने जो उनके लिए बेहतर कार्य कर सकता है। ये जनता के पास ऑप्शन होता है, ये जनता की पावर होती है। तो आई थिंक यहाँ पर आपको क्या क्या क्लियर हुआ मैं वो भी एक बार आपको याद दिला देता हूँ। एक तो आपको लोकतंत्र समझ में आया, दूसरा आपको समझ में आया कि संसदीय लोकतंत्र और पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी होती है वो कहाँ कहाँ पर है। तो आप अगर अभी थोड़ा बहुत भी आपको पता है कि यूएसए का गवर्नेंस कैसे काम करता है तो आप उससे इंडिया और यूएसए का गवर्नेंस को कंपेयर कर सकते हैं, उनका जो सिस्टम है उसको कंपेयर कर सकते हैं और उस बिहाफ पर आप समझ सकते हैं अभी के लिए। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें कैसे काम करते हैं। तो जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और फिर वो प्रतिनिधि जनता के बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं और अगर ऐसा नहीं होता तो जनता के पास फिर से ऑप्शन होता है अपने प्रतिनिधि को री इलेक्ट करने का एक टाइम फाउंडेशन के बाद। तो आई थिंक यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हुई। तो आपको अभी सिर्फ समझना है, मैं फिर से रिपीट करूँ, ये सारी चीज़ें आगे चैप्टर वाइज डिटेल में आएंगी, अभी हम लोग सिर्फ पॉलिटी का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक अध्यक्षात्मक स्वरूप की सरकार की विशेषता है? दैट मीन्स व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा पार्लियामेंट्री सिस्टम, अब हम लोग देखेंगे प्रेसिडेंशियल सिस्टम यहाँ पर होता है जैसे कि यूएसए। तो उसकी क्या कंडीशंस होती हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है, राष्ट्रपति विधायिका का हिस्सा नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है, जनता सरकार के प्रति नहीं बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ पे सरकार मतलब जनता के प्रति नहीं बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी। हम एक एक को एक्सप्लेन करेंगे भी। राष्ट्रपति सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत का पालन करता है। द प्रेसिडेंट अधेयर्स टू प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी।
राष्ट्रपति की पद अवधि या पदावधि या टेन्योर जिसको कहते हैं विधानमंडल पर निर्भर करती है। मैं एक एक करके यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। राष्ट्रपति विधायिका का हिस्सा नहीं होता है। तो अब अगर मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा थोड़ा सा कि यूएसए का सिस्टम क्या है। जैसे इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं भारत से कंपेयर करूँगा, इंडिया से कंपेयर करूँगा। तो यूएसए में क्या होता है, जैसे भारत में 2 मेजर हमारे पोस्ट होती हैं। एक होता है राष्ट्रपति की पोस्ट और एक होता है प्रधानमंत्री की पोस्ट। ठीक है, कैसे क्या ये कैसे सेलेक्ट होते हैं, कैसे अपॉइंट होते हैं, हम लोग उसकी बात बाद में करते हैं। अभी के लिए मैं जो समझा रहा हूँ आप समझने की कोशिश करिएगा। भारत में जो वास्तविक शक्तियाँ होती हैं, ठीक है, वो होती हैं प्रधानमंत्री के पास। ठीक है, और जो नाम मात्र की शक्तियाँ होती हैं वो होती हैं राष्ट्रपति के पास। ये इंडिया का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यूएसए में क्या होता है, यूएसए में प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट ही नहीं होती है। ठीक है, वहाँ पे प्रेसिडेंट जो होता है आपका, या जिसको हम लोग राष्ट्रपति कहते हैं। अब प्लीज़ राइटिंग को इग्नोर करिएगा, फिर भी मैं कोशिश करूँगा बेहतर लिखने की। ठीक है, तो वहाँ पे जो राष्ट्रपति होता है उसके पास नाम मात्र की भी शक्तियाँ होती हैं प्लस वास्तविक शक्तियाँ भी होती हैं। और इसको हम सिंपल वे में ये कह सकते हैं कि वहाँ पे नाम मात्र की शक्तियाँ होती ही नहीं है। वहाँ पे इस तरीके का कुछ नहीं होता है। जो भी शक्तियाँ होती हैं वो प्रेसिडेंट के पास होती हैं। यूएसए का सिस्टम किस तरीके से काम करता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर क्या होता है कि इंडिया में क्या होता है, जितने भी लोग पार्लियामेंट में जाते हैं, पार्लियामेंट के 2 पार्ट होते हैं इंडिया में। एक होता है आपका जो राज्यसभा, इसको हम लोग अपर हाउस कहते हैं। एक होता है लोकसभा, इसको हम लोग लोअर हाउस कहते हैं। अच्छा, अपर हाउस और लोअर हाउस में कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाती होगी कि मेन काम तो लोकसभा करता है, फिर भी इसको लोअर हाउस क्यों कहते हैं, जबकि राज्यसभा का तो मतलब पावर कम है, लोकसभा से बहुत कम है, फिर भी लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। इसका रीज़न ये है कि लोकसभा भंग हो सकती है, दैट मीन्स वो विघटित हो सकती है, वो डिज़ोल्व हो सकती है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा कुछ नहीं होता। राज्यसभा भंग नहीं होती है, ना ही वो डिज़ोल्व होती है। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि राज्यसभा स्टेबल है इसलिए उसको अपर हाउस कहते हैं, मतलब यही तर्क है। और लोकसभा स्टेबल नहीं है, वो टूट सकती है, डिज़ोल्व हो सकती है, इसलिए उसको लोअर हाउस कहते हैं। ठीक है, और लोकसभा में वो लोग बैठते हैं जिनको हमने प्रतिनिधि के रूप में चुना है, जिनको हमने वोट देकर भेजा है। और राज्यसभा में वो बैठते हैं जो राज्य की तरफ से राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अभी के लिए मैं आपको जो समझा रहा था वो ये था कि जैसे इंडिया में क्या होता है, इंडिया में 2 हाउसेज हैं। एक है आपका राज्यसभा, ठीक है, और एक है आपका लोकसभा। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों का काम क्या होता है, कानून को बनाना। ठीक, इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है, क्वेश्चन आ गया इसलिए। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में इस राज्यसभा में कुछ लोग होते हैं और लोकसभा में होते हैं। फिर लोकसभा में जो लोग होते हैं उनको हमने डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू वहाँ पर भेजा है, और राज्यसभा में जो लोग होते हैं वो राज्य की तरफ से जाते हैं। हर राज्य की तरफ से राज्य के प्रतिनिधि होते हैं जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे जब हम लोग संघीय व्यवस्था पढ़ेंगे। अभी आप बिल्कुल भी इस चीज़ को मतलब थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर करो, बस अब वो सुनो जो मैं कह रहा हूँ। तो मान लेते हैं कोई कानून बनना है, ठीक है, तो राज्यसभा और लोकसभा मिलकर उस कानून को बनाएंगे। कानून के बनने के बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, जो लोग राज्यसभा और लोकसभा में हैं, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा में हैं, ठीक है, ये सभी लोग मिलकर कानून बनाते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इन्हीं जो सदस्य लोकसभा और राज्यसभा में हैं, उन्हीं में से कुछ सदस्य उन कानूनों को
लागू करते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला ड्रॉबैक क्या है, मान लो कानून तो दोनों मिलके बनाते हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा मिलकर कानून बनाते हैं। आप प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान से सुनिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोनों आपस में मिलकर कानून बनाते हैं, जितने भी लोग होते हैं सब वोटिंग करते हैं। ठीक है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठती है तो सब एक साथ वोटिंग होती है दोनों की। कभी कभी अलग होता है कि पहले राज्यसभा में वोटिंग होती है, फिर राज्यसभा से जाके लोकसभा में वोटिंग होती है। सेम ये चीज़ फिर से वाइस वर्सा, मतलब लोकसभा में वोटिंग होगी, फिर लोकसभा से जाकर राज्यसभा में वोटिंग होगी, लेकिन होगी दोनों जगह। कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो आगे आ जाएंगे, उसको आप अभी के लिए आप बेसिक समझिए। ठीक है, एक तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि दोनों हाउस के जो सदस्य हैं वो मिलकर कानून बनाते हैं। ठीक है, और इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है पार्लियामेंट्री सिस्टम का, कि जो लोग कानून बनाते हैं उन्हीं में से कुछ लोग कानूनों को लागू करते हैं। तो जैसे ये लोग आपस में मिलकर कानून बना लिए, अब इन्हीं में से कुछ सदस्य कानून को लागू भी करेंगे। इसको मैं अब थोड़ा सा ऐसे आपको वर्बली समझा देता हूँ क्या मतलब है इसका। जैसे कि हमने प्रतिनिधि वहाँ पर भेजे, 500 लोग लोकसभा में, 200 लोग राज्यसभा में कंसीडर करते हैं इस चीज़ को। अब क्या हुआ कि कोई कानून बना जिसमें 500 लोग लोकसभा और प्लस 200 लोग राज्यसभा ने सबने वोटिंग करी और कानून बन गया। ठीक है, अब जिसने कानून बनाया, अब उन्हीं 500 और 200 में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो उन कानूनों को लागू करेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, फॉर एग्जांपल जैसे करंट में बीजेपी आपकी मेजॉरिटी में, मतलब अभी तो खैर नहीं है, मान लेते हैं एक बार कि ये अभी तक मेजॉरिटी में थी। ठीक है, तो उस कंडीशन में खामियां क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम की, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उस कंडीशन में क्या होता है कि बीजेपी के मान लो वैसे 500 लोग हैं, 700 लोग हैं, उन 700 में से 400 लोग बीजेपी के खुद के हैं। ठीक है, तो बीजेपी कानून बना रही है, तो कानून बनाने में लगेगा कि 700 लोगों की भागीदारी है, लेकिन मेजॉरिटी वोट पे कानून बन जाएगा। जब मेजॉरिटी वोट पे कानून बन जाएगा तो 400 लोग बीजेपी के हैं, 300 लोग अदर पार्टी के हैं। तो बीजेपी अगर चाहेगी तो कानून जो भी मन होगा वो कानून बना लेगी। ठीक है, समझने के लिए फिर अब बीजेपी के लोग ही उसको लागू भी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बीजेपी सरकार में रूलिंग पार्टी जो होगी वही लागू करेगी। तो बीजेपी ने कानून बनाने में भी भागीदारी करी प्लस लागू करने में भी भागीदारी। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि कोई पार्टी, अब मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई पार्टी ऐसा मनमर्जी कानून बना ले, ठीक है, और वो उस कानून को लागू भी करवा दे। तो क्या इस पे किसी का कंट्रोल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ये कमी है ये पार्लियामेंट्री सिस्टम की। तो आपको भी थोड़ा पार्लियामेंट्री सिस्टम समझ में आया होगा। इसका जो मैं एक हाईलाइटेड पॉइंट है वो ये है कि जो लोग कानून बनाते हैं वही लोग कानून लागू भी कर देते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ये होता है मेन। इसका जो अगर एक लाइन में बोल रहा हूँ तो ये आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अब हम लोग प्रेसिडेंशियल सिस्टम समझते हैं कि क्या होता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जैसे अमेरिका में, तो अमेरिका की कंडीशन ये है कि जो लोग कानून बनाते हैं, ठीक है, जो कानून बनाते हैं, तो जैसे राष्ट्रपति है ना, वहाँ पे राष्ट्रपति उस मतलब जो हाउसेस है वहाँ पर उसका पार्ट नहीं होता है, हाउसेस का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पे दो, एक रिप्रेजेंटेटिव हाउस होता है और एक आपका कांग्रेस होता है। तो कुल मिला के अभी इतना समझिए कि वहाँ पर जो राष्ट्रपति होता है वो हाउसेस का पार्ट नहीं होता है, और जो कानून बनते हैं वो हाउसेस में बनते हैं। तो राष्ट्रपति कानून बनाने में भागीदारी नहीं करता है, उसकी ज़ीरो पार्टिसिपेशन होता है कानून बनाने में। राष्ट्रपति का काम होता है कानून को लागू करना।
तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम की सबसे बेहतर चीज़ क्या है कि जो कानून बनाता है, कानून बनाने वाला प्लस कानून लागू करने वाला, ये दोनों अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इससे क्या होता है कि निरंकुशता नहीं आती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और चेंज होता है, ठीक है। यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में मैं बता रहा हूँ। यूएस का जैसे प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ, जैसे नवंबर में भी होने वाले, तो वहाँ पर जब चुनाव होगा ना तो प्रेसिडेंट चुनाव लड़ेगा। प्रेसिडेंट ने चुनाव लड़ा, ठीक है। प्रेसिडेंट अगर जीत गया, मान लीजिए जैसे करंट में जो बाइडेन, ठीक है, और दूसरी तरफ ट्रम्प। मैं मान लेता हूँ कि ट्रम्प ये वाला चुनाव जीत गए, ठीक। उस कंडीशन में अभी ट्रम्प की पार्टी में, ट्रम्प की जो हम लोग कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव असेंबली है, उसमें कोई नहीं है। ट्रम्प जब चुनाव जीत जाएंगे तब वो खुद से डिसाइड कर सकते हैं, मतलब ये पहले भी हो सकता है, बाद भी हो सकता है। मैं बता रहा हूँ कि मान लो ट्रम्प चुनाव जीत गए, अब ट्रम्प के पास ऑप्शन होगा कि वो पूरी कंट्री से किसी को भी अपनी एग्जीक्यूटिव असेंबली में शामिल कर सकते हैं। आप समझ रहे हो, यहाँ पर क्या होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, आप पहले जिनको आप वोट करके भेज रहे हैं उन्हीं में से कोई होगा जो एग्जीक्यूटिव का काम करेगा। दैट मीन्स एग्जीक्यूटिव का मतलब कार्यपालिका का काम करेगा। लेकिन अमेरिका में क्या होता है, प्रेसिडेंट चुन लिया गया, प्रेसिडेंट के चुनने के बाद अब प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन है, उनका विवेक है कि वो जिसको चाहे उसको अपनी कार्यपालिका में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। और फिर वो लोग सरकार मिलकर बनाते हैं और सरकार को रन करते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें क्लियर हुई। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि हमने जिनको चुना वही लोग कानून बनाएंगे और उन्हीं में से कुछ लोग कानूनों को लागू करेंगे। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, हम जो लोग कानून बना रहे हैं और जो कानून लागू कर रहे हैं वो दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं। प्लस जो राष्ट्रपति होता है उसके पास डिस्क्रिशन होता है कि वो अपनी कार्यपालिका में जिनको हमने वोट नहीं भी किया उनको चुन लिया। हमने राष्ट्रपति को चुन लिया, मतलब अमेरिका के लोगों ने राष्ट्रपति को चुन लिया। अब राष्ट्रपति का ये डिस्क्रिशन है कि वो जिसको मन हो उसको अपनी एग्जीक्यूटिव असेंबली में शामिल कर ले। तो ये था आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम और ये था आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम। मैंने अभी के लिए जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। अब हम लोग क्वेश्चन पर वापस से आ जाते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कहता है कि राष्ट्रपति विधायिका का हिस्सा नहीं होता है। तो बिल्कुल सही है, मैंने आपको अभी भी समझाया कि जो आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है उसमें राष्ट्रपति विधायिका मतलब कानून बनाने वाले लोग, तो कानून बनाने वाले लोगों का हिस्सा नहीं होता राष्ट्रपति। तो बिल्कुल करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर भी हम अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं। सरकार जनता के प्रति नहीं बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे निर्वाचित प्रतिनिधि के प्रति थोड़ा ना सरकार उत्तरदायी है। भाई जो राष्ट्रपति होता है ना, प्रेसिडेंट, वो उत्तरदायी नहीं होता है, क्योंकि उसका काम तो कानून को लागू करना है ना। तो कानून जो बना रहे समस्या तो उनके पास है ना, तो यहाँ पे तो बात ही खत्म होगी इस चीज़ की। दूसरा, राष्ट्रपति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन करता है, नहीं, ये भी गलत है। ये आपका इंडिया में चलता है, प्रधानमंत्री सामूहिक उत्तरदायित्व का पालन करता है, राष्ट्रपति नहीं करता है। वहाँ पे एक्चुअली में कोई होता ही नहीं है, क्योंकि उसका काम लागू करना है नियम को, कानूनों को। राष्ट्रपति की पदावधि विधानमंडल पर निर्भर करती है, नहीं, वहाँ पे राष्ट्रपति के जो टेन्योर होता है वो 4 साल 4 ईयर फिक्स्ड होता है, ठीक है। और ये बिल्कुल स्टेबल होती है गवर्नमेंट। उसका रीज़न ये है कि राष्ट्रपति को सिर्फ एक ही तरीके से हटाया जा सकता है, वो है इम्पीचमेंट, और वहाँ का इम्पीचमेंट सच में बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो इतना आसान नहीं है कि किसी को इम्पीचमेंट के थ्रू हटा दिया जाए, ठीक है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अब हम लोग इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट इज सेपरेट फ्रॉम द लेजिस्लेचर। दैट मीन्स लेजिस्लेचर का मतलब जो विधायिका है, प्रेसिडेंट उससे बिल्कुल अलग होता है। एंड डजेंट पार्टिसिपेट
इन इट्स फंक्शनिंग, विधायिका में कानून बनाने के संदर्भ में उसका कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता। दिस सेपरेशन ऑफ पावर डिस्टिंग्विश अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म फ्रॉम अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो मतलब कि यही जो चीज़ें हैं ना, शक्तियों का पृथक्करण से मतलब प्रेसिडेंशियल सिस्टम में शक्तियों का पृथक्करण प्योर होता है। आपने भारत के संदर्भ में भी सुना होगा शक्तियों का पृथक्करण, पर वो प्योर नहीं है। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम या अमेरिका के सिस्टम में बिल्कुल प्योर है। जो कानून बना रहा है उसकी शक्तियाँ अलग हैं और जो कानून लागू कर रहा है उनकी शक्तियाँ अलग हैं, और वो दोनों एक दूसरे के जो काम है उसमें दखल अंदाजी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ होती है। और उसके बाद यही चीज़ें जो पार्लियामेंट्री सिस्टम से प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अलग करती है, क्योंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो कानून बना रहा है उन्हीं में से कुछ लोग कानून को लागू भी कर रहे हैं, और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम की सबसे बड़ी कमी है। आप सोच के देखिए कि इंडिया के संदर्भ में क्या हो रहा है। क्या आप करंट में मतलब कोई अगर पार्टी मेजॉरिटी में गवर्नमेंट बनाकर बैठी है, क्या आपके पास कोई डिस्क्रिशन पावर है कि आप उसके अगेंस्ट जाके आप कुछ भी कर लें जब तक कि उसका टेन्योर नहीं ख़त्म हो जाता। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि कोई पार्टी है, कुल 700 सीट्स हैं लोकसभा और राज्यसभा की, उसमें से किसी पार्टी की हम कहते हैं 370 सीटें हैं। ठीक है, अब इन 370 में से क्या, अगर ये 370 सीटें हैं तो क्या कोई इनके अगेंस्ट में जो आपका कोई भी ऐसा मान लो कोई कानून आया, क्या वो ऐसा जो अदर मेंबर्स हैं क्या उनके पास इतनी पावर बची है कि वो उस कानून को हटा सके? क्योंकि अगर ये पार्टी अकेले चाह ले तो ये कानून बन के रहेगा, चाहे बाकी जितने भी मेंबर्स हैं अदर पार्टी के वो चाहे उसके विरोध में वोट क्यों ना कर दें, तब भी कानून बन ही जाएगा, है ना। तो यही कंडीशन ख़राब करती है पार्लियामेंट्री सिस्टम को, ये एक कमी है पार्लियामेंट्री सिस्टम की। तो आई थिंक यहाँ पर चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई होंगी। अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपति शासन प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका से अलग होता है और उसकी कार्य प्रणाली में हिस्सा नहीं लेता है। यह शक्तियों का पृथक्करण अध्यक्षात्मक प्रणाली या राष्ट्रपति प्रणाली की विशेषता है, जबकि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका का हिस्सा होती है, क्योंकि जो कानून को बनाते हैं वो विधायिका और जो कानून को लागू करते हैं वो कार्यपालिका, दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सी एक भारतीय परिसंघवाद की विशेषता नहीं है। अब यहाँ पे संघीय व्यवस्था की बात आ गई, तो मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि क्या होती है संघीय व्यवस्था और संघीय व्यवस्था क्या होती है, फिर भारत की संघीय व्यवस्था क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको भी हम लोग यूएसए के टर्म्स में पढ़ते हैं, यूएसए, कनाडा। ठीक है, अगर कनाडा और भारत की एक जैसी है तो हम कनाडा या भारत में किसी की भी एक की पढ़ लेते, तो हम भारत के संदर्भ में पढ़ लेंगे क्योंकि वो आप उससे ज़्यादा फेमिलियर है। तो हम लोग पहले यूएसए की बात करते हैं। यूएसए में क्या है, जैसे यूएसए में क्या है कि 50 स्टेट हैं। अभी आप सिंपल समझ लीजिए, यूएसए में 50 स्टेट्स हैं और ये 50 स्टेट्स आपस में एक साथ मिलकर एक फेडरल सिस्टम को तैयार करते हैं, फेडरल सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है कि जैसे भारत के संदर्भ में क्या है, इंडिया के संदर्भ में भारत की संघीय व्यवस्था क्या है और यूएसए की संघीय व्यवस्था में, दोनों में जो मेजर अंतर ये है कि वहाँ के स्टेट को पावर है कि वो जब चाहे वो संघ से अलग हो सकते हैं, संघ से अलग हो सकते हैं। मतलब जैसे वहाँ पे 50 स्टेट मिलकर यूएसए बनाते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कंट्री जो आप सुनते हैं, वो 50 स्टेट से मिलकर बनी है। अगर कोई स्टेट चाहता है कि वो इस यूएसए से खुद को अलग कर ले तो उसके पास ये डिस्क्रिशन भी है और पावर भी है कि वो खुद को यूएसए से अलग कर सकता है। ठीक है, तब उस कंडीशन में 49 स्टेट मिलकर जो फेडरल है उसको तैयार करेंगे और एक अलग हो जाएगा। तो ये हर स्टेट को ये पावर दी गई है। अब उनका डिस्क्रिशन है कि उनका विवेक है कि वो साथ में बने रहना चाहते हैं या अलग होना चाहते हैं। ये यूएसए की कंडीशन है, ये यूएसए का जो संघीय व्यवस्था है वो है। अब भारत के संदर्भ में क्या है, भारत में भी संघीय व्यवस्था है और जितने भी स्टेट हैं आपस में मिलकर वो एक साथ यूनियन बनाते हैं। मेजर डिफरेंस,
हम भारत, देखो हिंदी में दोनों को संघ ही बोलते हैं, लेकिन भारत में जब इंग्लिश में यूज़ होता है तो उसको हम यूनियन कहते हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन का पहला आर्टिकल पढ़ेंगे तो वहाँ पे यूनियन लिखा हुआ है, और हिंदी में तो आपको संघ ही मिलेगा। तो यूनियन और फेडरल में बस यहाँ पे भारत के संदर्भ में जो आपकी संघीय व्यवस्था में जो अंतर ये है कि भारत में जो स्टेट्स हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी आपकी यूटीज़ हैं, उनको अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत में कोई स्टेट अलग होके नया राज्य या नया देश बनाने की मांग नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये भारत का संघीय व्यवस्था और ये यूएसए की संघीय व्यवस्था में अंतर है। अब पहले संघीय व्यवस्था हम क्या, आपको मैंने आपको ये बता दिया स्टेट को क्या पावर है क्या नहीं है, आपको समझ में आ गया कि यूएसए के संदर्भ में स्टेट खुद को अलग कर सकते हैं, उनके पास ये अधिकार है। भारत के संदर्भ में ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट अगर चाह ले उसको अलग होना है तो वो अलग हो जाए, ये नहीं हो सकता। अब संघीय व्यवस्था क्या होती है मैं जान लेता हूँ, हम लोग समझ लेते हैं। हालांकि आपको समझ में आ गया होगा, पर फिर भी संघीय मतलब जब कई राज्यों से मिलकर एक कंट्री तैयार होती है तो उसी को संघीय व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। एक संघ बनता है, एक यूनियन बनता है, एक फेडरल बनता है, ठीक। तो वही संघ होता है, बस इतना ही आपको समझना है, ठीक है। तो यूएसए का हमने संघ का समझा दिया आपको, संघीय सिस्टम कैसे काम करता है, और इंडिया का संघीय सिस्टम कैसे काम करती है वो भी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। अब हम लोग क्वेश्चन पर वापस से लौट आते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक भारतीय परिसंघवाद की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म? आपके ऑप्शंस हैं, प्रत्येक राज्य की अपनी शक्तियाँ होती हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये शक्तियों का पृथक्करण प्योर नहीं है, ये मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। हर राज्य के पास अपनी स्वायत्तता है, ठीक है। स्वायत्तता का मतलब उनकी अपनी गवर्नमेंट होगी, अपनी सरकार होगी, अपने अलग चुनाव होंगे और अपने नियम कानून भी होंगे, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होंगे, ठीक है। तो ये सही है। उसके बाद न्यायालय को संविधान और सरकार के विभिन्न स्तरों की शक्तियों की व्याख्या करने की शक्ति है, ये भी सही है, क्योंकि सारी शक्तियों का वर्णन आपके संविधान में दे रखा है, ठीक है। कोई भी कानून आएगा तो वो संविधान में जुड़ जाएगा, और संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? न्यायालय के पास है। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है, ठीक है। तीसरा, राज्य केंद्र सरकार के अधीनस्थ है, ये उतना सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो अधीनस्थ का मतलब होता है ना, यहाँ पर सबऑर्डिनेट का मतलब होता है कि राज्य सरकारें केंद्र के अधीन का मतलब है कि केंद्र सरकार के हिसाब से ही चलेंगी, जबकि ये पूरी तरीके से सही नहीं है भारत के संदर्भ में, ठीक है, क्योंकि भारत के संदर्भ में ये चीज़ अलग हो जाती है, ठीक। मैंने आपको बताया कि भारत में जो राज्य हैं उनकी अपनी स्वायत्तता है, शक्तियों का विभाजन है, उनके अपने कानून होते हैं, अपनी सरकार होती है, अपने वोटिंग राइट्स होते हैं, अपने कुछ ऐसी एक मतलब विषय होते हैं जिन पर वो खुद कानून बना सकते हैं, उसमें केंद्र दखलंदाजी नहीं करेगा। तो राज्य केंद्र सरकार के अधीनस्थ है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है भारत के संदर्भ में। अगला है, सरकार के हर स्तर के लिए राजस्व के स्रोत स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट है, ये भी बिल्कुल सही बात है कि राज्य सरकार कौन कौन से टैक्स लगा सकती है, केंद्र सरकार कौन कौन से टैक्स लगा सकती है, किस टैक्स कलेक्शन का पैसा किसके पास जाएगा, ये भी बिल्कुल क्लैरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी, और अगर नया कुछ बनता है तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होता है। तो ये तीन आपके बिल्कुल करेक्ट है और ये आपका गलत है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि इसने पूछा था कौन सी विशेषता नहीं है। इज दैट क्लियर? अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। सो व्हाट आर द स्टेट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हमारा स्टेटमेंट था। दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में ये बात सही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्टेट की अपनी पावर होती हैं, उनके अपने राइट्स होते हैं, उनके अपने नियम होते हैं, उनके अपने कानून होते हैं। ऑल्दो यहाँ पर एक कंडीशन अलग है, जो हमारी संघीय व्यवस्था है उसका एक फीचर ये है, वो इस तरीके से भी एक तरीके से यूएसए से अलग है, क्योंकि जब भारत के या इंडिया के ऊपर कभी भी इमरजेंसी जैसी कंडीशंस बनती हैं, उस समय भारत एक यूनियन की तरह काम करने लगता है। अब यूनियन सिस्टम क्या होता है, ये ब्रिटेन का है, हम लोग इसको भी समझेंगे, पर अभी के लिए इसको स्किप करते हैं। अब बस समझिए
इंडिया के संदर्भ में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसे ही हमारी जो फेडरल सिस्टम है वो कंडीशन ये होती है कि जैसे मान लो कभी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई इंडिया के ऊपर, मतलब इंडिया मान लो किसी वॉर में जा रहा है, कुछ भी इस तरीके का, उस कंडीशन में भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो यूनियन की तरह काम करने लगती। तब वो सिचुएशन होती है जब स्टेट की पावर पूरी तरीके से सेंट्रल के पास चली जाती है, सेंटर के पास चली जाती है। तब उस वक्त केंद्र सरकार स्टेट को कंट्रोल करना शुरू कर सकती है। ठीक है, उस वक्त केंद्र सरकार जो भी निर्देश देगी वो स्टेट को मानना पड़ेगा। ये एक फीचर है हमारी संघीय व्यवस्था के अंदर। तो आप इस चीज़ को हम लोग और डिटेल में समझेंगे, मैंने सिर्फ इसलिए समझा दिया। ठीक है, बाकी अगर सारी सिचुएशंस नॉर्मल हैं तब उस वक्त भारत में राज्य केंद्र सरकार के अधीन नहीं होते हैं। उनके अपनी पावर है, अपने कानून हैं, अपनी गवर्नमेंट होती है, अपने इलेक्शंस होते हैं, सब कुछ अलग होता है। ठीक है, ऑल्दो केंद्र सरकार अपना एक प्रतिनिधि रखती है हर राज्य में, वो होता है राज्यपाल, और वो इसीलिए होता है ताकि उनकी एक तरीके से वहाँ पर पकड़ बनी रहे। पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो वहाँ पर रूल करना चाहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे आने वाली वीडियो में। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था कि ये भारतीय संघ व्यवस्था की विशेषता नहीं है। और जैसा कि मैंने पीछे एक्सप्लेन किया वही यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत में राज्य पूरी तरीके से केंद्र सरकार के अधीन नहीं होते हैं, उनके पास संविधान द्वारा परिभाषित अपनी शक्तियाँ और कार्य होते हैं। भारतीय संघवाद केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को बढ़ावा देता है, लेकिन हमारे यहाँ जो हमारी कंट्री में जो शक्तियों का विभाजन है वो मतलब एब्सोल्यूट नहीं है, जैसे कि यूएसए में आप देखते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली दैट मीन्स प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसमें क्या होता है, द हेड ऑफ स्टेट इज ऑल्सो द हेड ऑफ गवर्नमेंट, दैट मीन्स शासनाध्यक्ष, दैट मीन्स जो भी शासन कर रहा होता है वो राज्य अध्यक्ष भी होता है। आई थिंक दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि जो शासनाध्यक्ष का मतलब है जो शासन कर रहा है वही एक्चुअली में राज्याध्यक्ष भी होता है। तो कुल मिला के इनडायरेक्ट वे में वास्तविक और नाम मात्र की शक्तियाँ प्रेसिडेंट के पास ही होती हैं। फिर अगला एक्सप्लेनेशन, राष्ट्रपति विधायिका द्वारा पारित कानूनों को वीटो कर सकता है जो विधायी शक्ति पर नियंत्रण प्रदान करता है। मतलब उसके पास विधायी शक्ति पर नियंत्रण का यही मतलब है कि जो कानून आते हैं, मतलब कानूनों को बनाने में तो उसका पार्टिसिपेशन नहीं है, ज़ीरो पार्टिसिपेशन, लेकिन अगर उसको लगता है कि वो कानून सही नहीं है, उसको ऐसा कुछ भी उसको समाधान होता है, उसको लगता है, उसको ऐसी सलाह दी जाती है, तो उस कंडीशन में वो उन कानूनों पर वीटो लगा सकता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति करता है। तो ये चीज़ भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी, आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या क्या समझ में आया, स्टेबल क्यों प्रेसिडेंशियल सिस्टम ज़्यादा बेहतर होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम से। दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट अगर हम ओवरऑल एक कंपैरिजन करें तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ की सिचुएशन ये है कि जो कानून बनाने वाले लोग हैं वो कानून लागू करने वाले लोगों से अलग होते हैं, और ये एक बहुत मेजर प्लस पॉइंट है प्रेसिडेंशियल सिस्टम का। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति सामान्यता कहाँ देखी जाती है। कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल कल्चर, कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल कल्चर को मैं अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो आप इसको एक संदर्भ में इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे भारत है, इंडिया के संदर्भ में। इंडिया में क्या सिचुएशन है कि अनगिनत पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। आप भी अपनी पार्टी बना सकते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन से अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो अपनी पार्टी रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन जो डेवलप कंट्रीज़ होती हैं मोस्टली वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। जैसे अमेरिका के संदर्भ में अगर मैं बात करूँ, और भी कई रीजंस होते हैं कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल कल्चर के, पर मैं एक उनमें से बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ। अमेरिका के संदर्भ में सिर्फ दो पार्टी होती हैं, एक डेमोक्रेटिक और एक रिपब्लिक, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। ठीक है, मतलब दो होती हैं। ठीक, उन दो में से ही अगर किसी को इलेक्शन लड़ना है तो इन दोनों में से किसी एक पार्टी से लड़ सकता है। तो भारत में बहुदलीय पार्टी होती है, फिर सत्ता भी बहुदलीय बन सकती है क्योंकि गठबंधन की सरकार बनती है तो एक से ज़्यादा पार्टीज़ उसमें शामिल हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन अमेरिका जैसी या किसी डेवलप्ड कंट्री में, मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता है।
वहाँ पे द्विदलीय सत्ता होती है या द्विदलीय चीज़ें ही होती हैं, मतलब पार्टीज़ होती हैं, 2 पार्टियाँ होती हैं मेजर, उन्हीं में से लोग अगर किसी को चुनाव लड़ना है तो उन्हीं में शामिल होकर वो चुनाव लड़ते हैं। तो ये चीज़ संकीर्ण एक कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल कल्चर को जनरली ऑब्जर्व करती है। जैसे और दूसरी चीज़, जैसे मैं अभी बोल रहा था कि जैसे कोई सरकार मान लो बनती है तो उसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा मान लो गठबंधन होना है, ठीक है। अब गठबंधन में हो सकता है एक पार्टी से, मतलब 2 पार्टी हो, 2 से ज़्यादा 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, और 6 भी हो जाए। तो ये एक कॉम्प्लेक्स कल्चर को जनरेट करता है ना। तो इस चीज़ की बात यहाँ पे हो रही है। तो ऐसी चीज़ें कहाँ पर देखी जाती हैं? ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं मोस्टली विकासशील देशों में, ठीक है। इसका ऑप्शन है विकासशील देशों में ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं। डेवलपिंग सोसाइटीज़ या कंट्रीज़ में इस तरीके की चीज़ें देखी जाती हैं, करेक्ट। बाकी आपके ऑप्शन सही नहीं है, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन है सरकार के अंगों में क्या शामिल होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट? नंबर 1 कार्यपालिका विच इज़ एग्जीक्यूटिव, नंबर 2 विधायिका, ये हमारे स्टेटमेंट्स ना के ऑप्शंस, ठीक है। नंबर 3 न्यायपालिका, मतलब कि इन तीनों में से कौन कौन से ऐसे हैं जो सरकार का अंग होते हैं। तो चाहे हम भारत के संदर्भ में देखें या किसी दूसरी कंट्री के संदर्भ में भी, कार्यपालिका भी सरकार का हिस्सा होती है, विधायिका भी सरकार का हिस्सा होती है, न्यायपालिका भी सरकार का हिस्सा होती है। कार्यपालिका का काम क्या होता है? जो सबसे पहले विधायिका का काम कानून को बनाना, ठीक है। कार्यपालिका का काम होता है कानूनों को लागू करना, कानून को लागू करना, ठीक है। और न्यायपालिका का क्या काम होता है कि जो कानून जैसे बनाए गए और जो कानून लागू हो रहे हैं वो दोनों को, सबसे पहले वो कानून जो बनाए गए उनको देखेगी कि वो कानून जो भी एक सीमित दस्तावेज है, फॉर एग्जांपल जैसे संविधान है, क्या वो कानून संविधान को ध्यान में रख के बनाए गए, मतलब उसमें कुछ ऐसा तो नहीं है जो संविधान में वर्जित किया गया है। दैट मीन्स संविधान में जो चीज़ें हैं उन्हीं के आधार पे कानून बनाए जा सकते हैं। दूसरी चीज़, जब कानून लागू हो रहा है तो जो कानून के अंदर जो नियम और रेगुलेशंस जो बनाए गए हैं, क्या वो नियम और रेगुलेशंस के साथ में कानून लागू किया जा रहा है, इस चीज़ को भी न्यायपालिका ध्यान में रखेगी, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कोई कानून बनाया गया तो कानून मान लेते हैं संविधान के हिसाब से बना है, सब कुछ सही है, बिल्कुल वैलिड कानून है। लेकिन जब उसको लागू करने की बात आई तो कुछ लागू करने में कुछ ऐसे नियमों का पालन हो रहा है जो उस कानून का पार्ट नहीं है, या उस कानून में जितने नियम कानून है उनसे ऊपर उठ के उन नियमों को लागू किया जा रहा है। उस कंडीशन में आप न्यायपालिका जा सकते हैं और अपने अधिकारों के जो उल्लंघन हो रहा है उसकी सुरक्षा की मांग कर सकते हैं, और न्यायपालिका आपकी अधिकारों की सुरक्षा का काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी तीनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि न्यायपालिका भी सरकार का हिस्सा होती है, विधायिका भी सरकार का हिस्सा होती है, और जो कार्यपालिका है वो भी सरकार का ही हिस्सा होती है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, ए बी सी या 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अब देखिए यहाँ पर ये एक चीज़ कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है, क्या नगर पालिका भी सरकार का हिस्सा होती है? तो एक तरीके से देखा जाए होती है, लेकिन ये स्थानीय गवर्नमेंट की बात करता है, ठीक है। एक तरीके से इसको अगर हम अलग तरीके से, यहाँ पे इसको होना नहीं चाहिए था पर आ गया, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि सरकार का जो विभाजन होता है ना, 2 तरीके से होता है। एक होता है क्षैतिज, ठीक है, और एक होता है वर्टिकल, या हम कह सकते हैं लंबवत, ठीक। तो हॉरिजॉन्टल जो होता है ना, उसमें मतलब होता है कि जो क्षैतिज पे गवर्नमेंट का पार्टीशन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे केंद्र की हम बात कर लेते हैं, तो केंद्र में एक कार्यपालिका होगी एक हिस्सा, एक न्यायपालिका और एक विधायिका, ठीक है। ये आपका क्षैतिज विभाजन है। वर्टिकल विभाजन में क्या होता है, जैसे केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार के नीचे कौन आएगी? राज्य सरकार। अधीन मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। किसके पास ज़्यादा पावर, उस हिसाब से हम इसको देख सकते हैं। तो केंद्र सरकार के पास सबसे ज़्यादा पावर, उसके बाद राज्य सरकार के पास, और उसके बाद फिर आपके पास स्थानीय गवर्नमेंट जो होती है, स्थानीय सरकार होती है, उसके पास, ठीक है। तो ये जो आपका विभाजन होता है ये आपका वर्टिकल होता है, ठीक है। और जो दूसरा वाला होता है जैसे आपकी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये आपका हॉरिजॉन्टल होता है। तो यहाँ पर नगर पालिका जो है वो आपका स्थानीय निकाय का हिस्सा है, इसलिए एक तरीके से वर्टिकल गवर्नमेंट का हिस्सा है। तो इस चीज़ को यहाँ पे होना नहीं चाहिए था, ये मिस्टेक से यहाँ पर आ गया, ठीक है।
हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सार्वभौमिक मताधिकार सभी वयस्क नागरिकों के वोट देने का अधिकार है। बिल्कुल सही बात है। सभी मतलब ये गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि किस एज से किसको वोट देना है। जैसे कि भारत में 18 साल से, अगर आप 18 साल के हैं तो आपको वयस्क माना जाएगा और आप वोट देने के लिए भी एलिजिबल है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें अलग होती हैं कि वयस्क की एज अलग हो और वोट देने की एज अलग हो, ये हो सकता है, लेकिन भारत के संदर्भ में अभी दोनों की सेम है। तो हम इस जो ये स्टेटमेंट है ये एब्सोल्युटली करेक्ट है कि सार्वभौमिक मताधिकार सभी वयस्क नागरिकों के वोट देने का अधिकार है। ठीक है, उसके बाद है, जनता का निर्णय लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है। दैट इज़ करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे सरकार के गठन की बात हो रही है, रिमेंबर दैट। कानून बनाने की बात नहीं हो रही है, सरकार के गठन की बात हो रही है। तो सरकार के गठन में जनता की तो भागीदारी है, क्योंकि जनता क्या करती है, जनता वोट देकर अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वो प्रतिनिधि मिलकर सरकार का गठन करते हैं। ठीक है, तो जनता का निर्णय लोकतांत्रिक सरकार के गठन में या लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, सार्वभौमिक मताधिकार यह सुनिश्चित करता है कि सभी वयस्क नागरिकों को, चाहे उनका लिंग, जाति या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, चुनावों में वोट देने का अधिकार है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जैसे कि अगर हम इसको थोड़ा पीछे से रिलेट करके देख लेते हैं तो पुराने समय में क्या होता था, अगर हम शुरुआत की या जो जब ब्रिटिश सरकार का हमारे यहाँ सत्ता पर थी, तो उस वक्त भी जो डायरेक्ट वोटिंग शुरू हुई थी, ठीक है, उसमें भी कुछ 2 या 3% लोगों को, या हम कह सकते हैं मैक्सिमम 10% लोगों को ही वोटिंग का राइट था। जो मतलब जैसे कोई व्यापारी है, मतलब जो ज़्यादा पैसे वाले हैं, प्लस सरकार का हिस्सा है, ठीक है, मतलब कोई स्पेशल उनके पास राइट है, तभी वो वोट दे सकते थे, शिक्षित है, तो वो चीज़ तब वो एक लिमिटेड वोटिंग राइट था। लेकिन आज के समय में जो है वो सार्वभौमिक मताधिकार है। दैट मीन्स कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, अमीर है, गरीब है, व्यापारी है, मजदूर है, उसका लिंग क्या है, इस बात से कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसको वोटिंग का इक्वल राइट है। करेक्ट। उसके बाद लोकतंत्र में सरकार का गठन जनता के निर्णय के आधार पर होता है। ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी आपको, जो अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करके प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। तो सेम चीज़ मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन कर दी, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। निम्न में से कौन सा से लोकतंत्र में सत्ता के क्षैतिज बंटवारे को निरूपित करता है? तो ये चीज़ मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दी। अब इसका आंसर आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाना चाहिए। एक हॉरिजॉन्टल डिवीज़न होता है और एक वर्टिकल, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डिवीज़न में कौन कौन आते हैं? एग्जीक्यूटिव, दैट मीन्स कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और वर्टिकल में कौन से आते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट प्लस लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि यही हमारा हॉरिजॉन्टल डिवीज़न है, नीचे वाला हमारा वर्टिकल डिवीज़न है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्षैतिज बंटवारा सत्ता के विभिन्न अंगों जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का वितरण होता है, जो एक दूसरे पर नियंत्रण और संतुलन बनाए रखते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि भारत के या इंडिया के संदर्भ में जो शक्तियों का पृथक्करण है, ठीक है, वो एब्सोल्यूट नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं इस तरीके से दे सकता हूँ कि आप समझिएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कैसे मैं इसको समझाना चाहता हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा। मान लेते हैं कि विधायिका का काम है कानून बनाना, ठीक है। अगर एब्सोल्यूट शक्तियों का पृथक्करण होता जैसे यूएसए में, तो विधायिका कानून बना के हट जाती, ठीक है। उसके बाद कौन आता? कार्यपालिका आती, ठीक है। कार्यपालिका का काम क्या होता? कानून को लागू करना होता, ठीक है। फिर न्यायपालिका, क्या न्यायपालिका का यहाँ पे कोई लेना देना था? बिल्कुल नहीं।
कानून बनेगा, न्यायपालिका का कोई लेना देना नहीं, कानून लागू होगा, न्यायपालिका का कोई लेना देना नहीं, अगर पृथक्करण एब्सोल्यूट है, जो पावर डिवीजन ऑफ पावर है वो एब्सोल्यूट है, उस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। तो न्यायपालिका ना कानून बनाने में दखल अंदाजी कर सकती है, न्यायपालिका ना कानून लागू करने में कर सकती है, बट इन केस कोई जाता है कि ये सिचुएशन है तो न्यायपालिका उस पर निर्णय दे सकती है, और जो भी निर्णय आएगा कार्यपालिका और विधायिका उससे दूर रहेंगे। अब मेरी बात समझिएगा, इंडिया के संदर्भ में क्या होता है, मान लेते हैं विधायिका ने कोई कानून बनाया, ठीक है, विधायिका ने कानून बना के कार्यपालिका के पास गई और कार्यपालिका को उसको लागू करना है, ठीक है। फिर न्यायपालिका आया, मान लो जब कानून बन रहा था, ठीक है, कानून के बनते वक्त किसी ने पीआईएल दायर कर दी कि ये जो बिल है इसमें ये चीज़ें हैं, तो न्यायपालिका तुरंत इस पर क्या लेगी, इस पर कंसीडर करेगी इसको, और फिर वो चेक करेगी कि जो बिल बन रहा है, जो बिल प्रस्तुत हुआ है, क्या वो बिल संविधान के अनुसार है, ठीक है। मान लेते हैं कानून ही बन गया, ठीक है, कानून बन गया, फिर किसी ने पीआईएल दायर कर दी कोर्ट में, तो कोर्ट ने चेक किया क्या ये जो कानून बना है इसमें जो भी चीज़ें बताई गई हैं इस कानून में, क्या वो संविधान का पालन करती हैं पूरी तरीके से। अगर ऐसा नहीं है, इन केस कोई ऐसा उसमें पॉइंट है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो संविधान के दायरे से बाहर की हैं, उस कंडीशन में कोर्ट विधायिका को डायरेक्शन दे सकती है कि आप इन चीज़ों को हटाइए, अदरवाइज़ ये कानून अवैध हो जाएगा। तो अगर विधायिका वापस से कानून में सुधार करके लाती है और फिर वो कानून संविधान के अनुसार है तो वो कानून पारित हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसी चीज़ कार्यपालिका के समय में आ गई, तो दैट मीन्स आप समझिए कि विधायिका ने कानून बनाया, लेकिन कानून बना तो न्यायपालिका के पास क्या पावर है, उसने कानून को चेक किया कि कानून संविधान के अनुसार है कि नहीं है, और जब कानून को चेक किया और उसको लगा कि कोई एक पॉइंट ऐसा है जो संविधान के अनुसार नहीं है, तो न्यायपालिका ने डायरेक्शन दिया कि इस पॉइंट को हटाओ, ठीक है। तो एक तरीके से न्यायपालिका कौन सी कंडीशन में आ गया, कानून बनाने की कंडीशन में आ गया, ठीक है। तो दैट मीन्स कभी कभी क्यों भारत में जो पावर डिवीज़न ऑफ पावर है वो एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका भी कुछ सर्टेन सिचुएशन में विधायिका की सिचुएशन में आ जाती है, ठीक है। आपने बहुत बार चीज़ें सुनी होंगी कि न्यायपालिका जो निर्णय देती है, सुप्रीम कोर्ट फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक जजमेंट दिया जिसमें कहा इन चीज़ों को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में वो जो जजमेंट है, ठीक है, जो आपका फैसला है वो एक कानून की तरह ही पूरे देश में लागू हो जाता है। तो न्यायपालिका एज अ विधायिका भी काम कर रही है, तो अगर पावर बिल्कुल एब्सोल्यूट डिवाइड होती तो जो जजमेंट आया है कोर्ट का वो विधायिका मतलब वो कानून ना माना जाता, लेकिन भारत में तो कानून माना जाता है वो। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो भारत में शक्तियों का पृथक्करण है वो एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है, एब्सोल्यूट माना जाता है लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको मैंने समझा दिया। इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि भारत में जो शक्तियों का पृथक्करण है वो लचीला पृथक्करण है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संघीय व्यवस्था की विशेषताएं हैं। संघीय व्यवस्था मैंने आपको बता दिया कि जब राज्यों से मिलकर, कई छोटे छोटे राज्यों से मिलकर एक कंट्री फॉर्म होती है, ठीक है, तो उसको संघीय संघ बोलते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में संघीय व्यवस्था की, अब देखिए यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। जब यहाँ पे कह रहा है सिर्फ संघीय व्यवस्था, ठीक है, पीछे एक क्वेश्चन और आया था इससे रिलेटेड, राइट। तो यहाँ पर जब संघीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं ना, तो हम यूएसए के टर्म में देखेंगे, यूएसए के आधार पर हम इसका आंसर देंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट संघीय व्यवस्था कहाँ पर है, यूएसए में है, समझी। लेकिन अगर उसने भारतीय संघ व्यवस्था की बात कर दी तब हम भारत के संदर्भ में उसका आंसर देंगे। आप इन चीज़ों को याद रखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ये छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, वहाँ पे दे रखा है संघीय व्यवस्था की विशेषताएं, तो आपको भारत की संघीय व्यवस्था की विशेषताएं नहीं बतानी है, आपको उस संघीय जो आइडियल संघीय व्यवस्था है, आइडियल फेडरल सिस्टम होता है जो कि यूएसए के सिस्टम में है,
उसके अनुसार आपको इसका आंसर करना है। अगर वो भारत के संदर्भ में देकर डायरेक्ट, जैसे पीछे एक क्वेश्चन आया था कि भारतीय परिसंघीय व्यवस्था में, उस संदर्भ में भारत में जो संघीय व्यवस्था लागू हुआ उसके अनुसार हमको आंसर करना था। यहाँ पर भारत का कहीं नाम नहीं दे रखा, ठीक है। तो जो आइडियल संघीय व्यवस्था, आइडियल फेडरल सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग हमें इसका आंसर देना है। तो अब हम लोग क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। निम्न में से कौन संघीय व्यवस्था की विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ अ फेडरल सिस्टम? 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार, बिल्कुल सही है। संघीय सरकार में क्या होता है? केंद्र की अपनी सरकार, राज्य की अपनी सरकार, लोकल गवर्नमेंट, है ना। तो ये संघ का आपको डिनोट करता है, ठीक है। राज्य, स्मॉल एरिया की गवर्नमेंट, उससे मिलकर बनेगा राज्य, और राज्यों से मिलकर बनेगा संघ, दैट मीन्स केंद्र, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का अलग अलग अधिकार, क्या भारत में ये चीज़ें? बिल्कुल है। राज्य किन चीज़ों पे कानून लगाएंगे, किन कानून को एकत्रित करेंगे, है ना, ये सारे अलग अलग है। केंद्र की कानून के जो दायरे हैं वो अलग डिफाइन है, राज्य के कानून के दायरे अलग डिफाइन है। फिर राज्य का ये डिस्क्रिशन है कि वो लोकल गवर्नमेंट को कितने राइट देता है। तो हालांकि ये राज्य ऐसा कर सकते हैं कि लोकल गवर्नमेंट को भी उनके कर वसूलने की या कर लगाने के राइट दे सकते हैं। ये हर एक अलग अपने अपने स्टेट का डिस्क्रिशन होता है। कोई स्टेट ज़्यादा पावर दे देता है लोकल गवर्नमेंट को, कोई कम देता है, ठीक है। तो ये स्टेट की पावर थी। ऑल्दो कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का अलग अलग अधिकार ही संघीय व्यवस्था का एक विशेषता है, ठीक है। अगला स्टेटमेंट ये भी सही है। अगला स्टेटमेंट, संविधान द्वारा सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और अधिकार की गारंटी की सुरक्षा, बिल्कुल सही है। संविधान के द्वारा, दैट मीन्स राज्य के क्या अधिकार हैं, ठीक है, केंद्र के क्या अधिकार हैं और स्थानीय सरकार के क्या अधिकार हैं, इन सब के अधिकारों को संविधान में परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो संविधान के द्वारा ही हर स्तर के अस्तित्व और अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी होती है संघीय व्यवस्था में। तो तीनों ही करेक्ट हैं और तीनों ही संघीय व्यवस्था की विशेषताएं हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 1, 2 और 3 सही है, ठीक है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सिर्फ एक तरीके से इंट्रोडक्शन है आपका पॉलिटी का। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि आखिर पॉलिटी के अंदर हम लोग पढ़ते क्या क्या है। फिर ये सारी चीज़ें चैप्टर वाइज आएंगी, तब उसमें हम लोग और डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि अभी हम लोग तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब मैं इसके यहीं से ये चीज़ें खत्म हुई, नहीं। ये सारी चीज़ें आपको अलग अलग चैप्टर इनके बने हुए हैं। हम लोग उन चैप्टर वाइज आगे बढ़ेंगे और डिटेल में चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन, तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कई स्तरों की सरकारें होती हैं, दैट इज़ मैंने आपको समझा दिया। हर स्तर के पास कानून बनाने, कर वसूलने, प्रशासन के अलग अलग अधिकार होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। संविधान प्रत्येक स्तर के अधिकारों और अस्तित्व की गारंटी की सुरक्षा करता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये थे हमारे इस वीडियो के क्वेश्चंस। ये हमारा पॉलिटी का इंट्रोडक्शन था, मैंने आपको दे दिया। और भी चीज़ें हैं मैं देख लूँगा, जो भी मतलब अगर ऐसी कोई चीज़ है जो एक प्रॉपर तरीके से चैप्टर वाइज शुरू करने से पहले मुझे बतानी चाहिए, तो वो मैं भी उस चीज़ को भी एक्सप्लेन कर दूँगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। तो अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी पीडीएफ जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं टेलीग्राम पर ही शेयर करूँगा, तो इसे आप स्कैन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।